आज हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू केन्जियन। ओके, न्यू केन्जियन कॉइन्ड बाय पार्किन एंड बेड। ठीक है, न्यू केन्जियन वर्ड सबसे पहले किसने कॉइन किया? तो वो है पार्किन एंड बेड ने न्यू केन्जियन वर्ड सबसे पहले कॉइन किया। कब? 1982 में। ओके, क्लासिकल हम लोग ने पढ़ा, क्लासिकल कब आया था? 1956। और केन्जियन कब आया? 1982। क्लासिकल पहले आया, केन्जियन बाद में आया। ओके, इसका मेन एम क्या है? इम्प्रूव करना केन्जियन थ्योरी को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इस थ्योरी में वेज प्राइस रिजिडिटी रहता है, मतलब कि यहाँ पर प्राइस क्या है? वो रिजिड रहेगा। प्राइस, वेज प्राइस में चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइक्रो फाउंडेशन टू मैक्रो थ्योरीज प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे मेन बस यही है कि ये जो न्यू केन्जियन है ये 1982 में आया। क्लासिकल के बाद न्यू केन्जियन आया, न्यू क्लासिकल के बाद न्यू केन्जियन आया, और इसको कॉइन कौन किया? पार्किन और बेड ने 1982 में। ठीक है, ये कुछ अजम्पशंस है। ठीक है, अजम्पशंस है। फर्स्ट है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जैसे कि कोई इंसान है, ठीक है, वो काम करने के लिए विलिंग है, लेकिन फिर भी उसके पास काम नहीं। वो काम करने की इच्छा रखता है लेकिन उसके पास काम नहीं, इसको बोलते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अजम्पशन में इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज पॉसिबल। ओके, हो सकता है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड, न्यू केन्जियन हैव टॉक अबाउट नॉमिनल एंड रियल वेज। यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है रियल वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में अजम्पशन में बोला गया। उसके बाद बोला गया है कि कंसीडर असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एंड इनकम्प्लीट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है? असिमेट्रिक है और इनकम्प्लीट लेबर मार्केट। ओके, इसका जंक्शन क्या है? असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन और इनकम्प्लीट लेबर मार्केट है। यहाँ पर क्या है? इम्परफेक्ट मार्केट है। क्लासिकल में क्या था? परफेक्ट मार्केट था, यहाँ पर इम्परफेक्ट मार्केट है। ओके, और यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड शॉक है। आपको पता नहीं है सप्लाई एंड डिमांड शॉक क्या होता है? देखिए, सप्लाई शॉक मतलब कि मान लीजिए कि कुछ सडन ऐसा हो गया जिससे सप्लाई कम हो गया। जैसे कि सडन में क्या होता है? नेचुरल क्लैमिटीज आ गई, भूकंप आ जाता है, बहुत सूखा पड़ गया, तो इससे क्या होगा? एग्रीकल्चर खराब हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्शन कम हो गया। एक साइकिल हम लोग बना लेते हैं। देखिए, सप्लाई शॉक हमको समझना है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि सूखा आ गया। ठीक है, बारिश ही नहीं हुआ, इस बार खेती ही नहीं हुआ, एग्रीकल्चर ही नहीं हुआ। अब एग्रीकल्चर नहीं होगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है जैसे कि वीट, राइस, लोगों की डेली की ज़रूरत है, लोगों को डेली खाना है, राइस डेली खाना है, वो रोटी, तो उसके लिए उनको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उनको सप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हुआ है। तो सप्लाई नहीं होगा तो इसी से क्या हो जाएगा? सप्लाई शॉक। ये जो चेंजेस इतना सारा आया, सूखा आ गया, ये क्या है? नेचुरल क्लैमिटीज है, नेचुरल क्लैमिटीज है। ठीक है, इससे सप्लाई नहीं हो रहा है, सूखा आ गया तो लोग को मतलब फसल खराब हो गया, खेती नहीं हुआ, तो इससे क्या होगा? फैक्ट्री में गेहूं नहीं गया, चावल नहीं गया और उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो इससे लोगों को फिर गेहूं चावल मतलब रिसीव नहीं हो रहा है, उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? सप्लाई शॉक हो जाएगा। डिमांड शॉक भी ऐसा ही है, जब कुछ अनसर्टेन हो जाए और लोग डिमांड नहीं करे, लोग के पास पैसे ना हो और वो लोग डिमांड नहीं करे, तो उसको बोलते हैं डिमांड शॉक। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अजम्पशंस थे। ठीक है, न्यू केन्जियन के। न्यू केन्जियन आपको मालूम चल गया, इसमें इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। ठीक है, क्लासिकल में क्या था? परफेक्ट कॉम्पिटिशन था।
यहाँ पर वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पर क्या है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट लेबर मार्केट है, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई शॉक है, इसका जंक्शन में क्या, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को काम करना है, वो विलिंग है काम करने के लिए, लेकिन उनके पास काम नहीं है। इतना इसका जंक्शन था। आप लोगों ने न्यू केन्जियन समझ लिया, यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया, यहाँ पे बस एक ही चीज बताया गया है, वेज प्राइस रिजिडिटी। यहाँ पे प्राइस क्या रहेगा, रिजिड रहेगा, चेंज नहीं होगा। और इस थ्योरी को किसने दिया, पार्किन एंड बेड ने 1982 में। तो ये भी याद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि न्यू केन्जियन थ्योरी पार्किन एंड बेड ने दिया है 1982 में। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इसका न्यू केन्जियन क्या है, ठीक है। तो न्यू केन्जियन क्या है, अभी हम लोग उसके बारे में इंट्रोडक्शन अजम्पशंस देख चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं न्यू केन्जियन एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पर एक वर्ड जो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है वो है मेन्यू कॉस्ट, ठीक है। तो हर बार जो भी रेस्टोरेंट हो या फिर कोई मतलब कोई भी दुकान हो या रेस्टोरेंट, वहाँ पे बार बार प्राइजेस चेंज नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, बार बार आप प्राइस चेंज करेंगे तो वहाँ पर आपको एक कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, आपको फिर से मेन्यू बनाने के लिए सबका प्राइस कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करता है कि लोग कॉस्ट नहीं एक्स्ट्रा लगाना चाहता है, इसलिए क्या करता है वो लोग प्राइजेस को चेंज नहीं करता, हमेशा चेंज नहीं करता, मतलब कि कभी कभी चेंज करता। अगर आप हमेशा चेंज करेंगे, हमेशा आपको मेन्यू चेंज करना होगा जिसमें एक कॉस्ट आएगा, जिसके कारण वो हमेशा चेंज नहीं करता, कभी कभी चेंज करता है। तो यहाँ पर एक वर्ड है मेन्यू कॉस्ट, ठीक है, मतलब कि प्राइस में एडजस्टमेंट। मेन्यू कॉस्ट मतलब क्या है, प्राइस में एडजस्टमेंट। तो ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड एग्रीगेट प्राइस एक्सटर्नलिटीज, इसका मतलब ये है कि अगर एक फर्म अगर प्राइस को बढ़ाता है तो दूसरा फर्म कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन एक फर्म अगर प्राइस को घटा देता है तो दूसरा जितना भी फर्म है सब प्राइस को घटा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक फर्म प्राइस को घटाया तो सारे फर्म्स, उसके कॉम्पिटिटर, जितने कॉम्पिटिटर है सब प्राइस को घटा देंगे। तो यहाँ पे होता है एग्रीगेट प्राइस एक्सटर्नलिटीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट प्राइस एक्सटर्नलिटीज, ओके। उसके बाद वही कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो वही कोऑर्डिनेशन एक प्राइस को बढ़ाएगा तो दूसरा प्राइस को नहीं बढ़ाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है, लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे प्राइस को लेके क्या है, प्राइस वॉर है, यहाँ पे क्या है, प्राइस वॉर है। प्राइस कोऑर्डिनेशन तो आप लोग समझ गए कि मान लीजिए फॉर्म ए बी सी और डी, चार फॉर्म है, ठीक है। ए क्या करेगा, प्राइस को घटाया, बी भी घटाया, सी भी। मान लीजिए डी प्राइस को बढ़ा दिया तो बाकी सारे लोग कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, वो लोग प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या है, फेलियर है, कोई किसी का साथ नहीं देता, सब कॉम्पिटिटर है यहाँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये हमारा थ्योरी था। अब यहाँ पे मेन्यू कॉस्ट की बात करें तो मैंने मेन्यू कॉस्ट के बारे में इतना सब कुछ लिखा है, वही चीज़ है जो मैंने भी बताया कि अगर प्राइस अगर कि कोई एक रेस्टोरेंट, फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर मेन्यू पहले से है, एक मेन्यू बना हुआ होगा, ठीक है, कि पिज़्ज़ा आता है 100 रुपये में, बर्गर आता है 80 रुपये में, ऐसे एक मेन्यू बना हुआ है, ठीक है। और मान लीजिए कि प्राइस बढ़ाना है, अगल बगल सब रेस्टोरेंट में प्राइस बढ़ गया, अगर प्राइस बढ़ाना है तो क्या करेंगे, मेन्यू को चेंज करना होगा, ठीक है। फिर से एक न्यू मेन्यू आपको बनाना पड़ेगा, मतलब जो रेस्टोरेंट का मालिक है उसको एक न्यू मेन्यू बनाना पड़ेगा। तो न्यू मेन्यू बनाने में खर्च आएगा, तो ये काम वो हमेशा नहीं करेगा, हाँ एक साल में एक बार कर सकता है, बार बार वो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इस न्यू मेन्यू में उसको एक कॉस्ट लगेगा, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसको वो बियर करना नहीं चाहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेन्यू कॉस्ट। मैंने इतना सब कुछ लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि मेन्यू कॉस्ट हमेशा चेंज नहीं होता है, कभी कभी चेंज होता है, ठीक है।
तो ये हमारा नॉर्मली थ्योरी था। अब हम लोग एग्रीगेट डिमांड एक्सटर्नलिटीज देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेन्यू कॉस्ट और एग्रीगेट डिमांड एक्सटर्नलिटीज को थोड़ा समझ लेके, यहाँ पर क्या है कि प्राइस जो एडजस्ट होता है वो स्लोली एडजस्ट होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राइस एडजस्ट स्लोली क्योंकि चेंजेस इन प्राइस हैव एक्सटर्नलिटीज दैट इफेक्ट गो बियॉन्ड द फर्म इट्स कस्टमर। देखिए क्या बात है यहाँ पे कि देखिए प्राइजेस चेंज होगा, वो कभी कभी चेंज होगा, स्लोली चेंज होगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। क्योंकि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा घट जाए तो लोगों पे वो इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो प्राइसेस जो चेंज होगा वो स्लोली चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताया था कि प्राइस अगर एक फॉर्म का बढ़ता है तो दूसरा फॉर्म कोई फॉलो नहीं करेगा, कोई भी प्राइस को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि इस थ्योरी में क्या है, कोऑर्डिनेशन फेलियर। इसका जंक्शन क्या था, कोऑर्डिनेशन फेलियर, कोऑर्डिनेशन नहीं यहाँ पे। लेकिन वही यहाँ पे अगर कोई प्राइस को बढ़ा देता है, कोई मान लीजिए प्राइस को घटा देता है, कोई फॉर्म्स प्राइस को घटाएंगे तो दूसरे फॉर्म भी प्राइस को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस घटाने वाले को फॉलो करते, बढ़ाने वाले को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि द हायर इनकम इन टर्म्स देखिए रेज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। तो एक फॉर्म का प्राइस एडजस्टमेंट, देखिए यहाँ पे प्राइस एडजस्टमेंट मतलब वही है प्राइस बढ़ाना और प्राइस घटाना। प्राइस एडजस्टमेंट है वो अदर फॉर्म को इम्पैक्ट डालता है। एक का प्राइस दूसरे के डिमांड को इम्पैक्ट डाल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड एक्सटर्नलिटीज। एक का प्राइस एडजस्टमेंट हुआ, एक फॉर्म का प्राइस एडजस्टमेंट हुआ तो वो दूसरे के डिमांड को इम्पैक्ट डाल रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अदर फॉर्म प्रोडक्ट दूसरे फॉर्म के प्रोडक्ट को या दूसरे फॉर्म के डिमांड को इफेक्ट डाल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड एक्सटर्नलिटीज। हम लोग देख लिए कि अगर प्राइस अगर किसी का मान लीजिए बढ़ गया तो दूसरे के प्राइस तो नहीं बढ़ रहे, तो एक का मान लीजिए A B C D, ए अगर प्राइस को बढ़ा लेता है, तीनों ने नहीं बढ़ाया प्राइस को, तो इसका डिमांड तो बहुत कम हो जाएगा। इसका जो प्रोडक्ट होगा लोग क्यों खरीदेंगे, यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे लोग खरीदेंगे, तो यहाँ पे प्राइस को इफेक्ट पड़ रहा है। वही क्या करेंगे, बी सी डी तीनों प्राइस को घटा दिए, तो तीनों घटा दिए, ए नहीं घटाया, तो इससे क्या होगा, इसके डिमांड पे इफेक्ट डालेंगे, मतलब इफेक्ट जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड एक्सटर्नलिटीज। जब एक का फर्म का प्राइस दूसरे के डिमांड को इफेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड एक्सटर्नलिटीज। हम लोग ने न्यू केन्जियन पढ़ लिया, आज न्यू केन्जियन चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये सारे नोट्स आप लोग रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने न्यू केन्जियन का इंट्रोडक्शन, अजम्पशन और न्यू केन्जियन थ्योरी और मेन्यू कॉस्ट ये सब इसमें पढ़ा है। इसके पहले हम लोग ने न्यू क्लासिकल पढ़ा था, ठीक है। तो सीरियल वाइज चल रहा है, तो आप भी सीरियल वाइज अपना नोट्स लिख लीजिएगा। न्यू क्लासिकल, उसके बाद न्यू केन्जियन, और फिर आने वाले वीडियोस में मैं न्यू क्लासिकल और न्यू केन्जियन का कंपैरिजन, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन न्यू क्लासिकल एंड न्यू केन्जियन में कराऊंगी। तो आज बस यहीं तक था आज का वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं कल एक न्यू चैप्टर के साथ। हैव अ नाइस डे।